बैरिस्टर अकील मलिक भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ। अकील साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये इस हवाले से बता दीजिए कि हुकूमत ने जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया, इसके मुताबिक अब जो आर्म्ड और सिविल आर्म फोर्सेज हैं वो दहशतगर्दी में मुलव्वस मुश्तबा अफराद को बगैर किसी मुकदमे के 3 से 6 महीने तक हिरासत में रख सकेंगी। तो सर, इन लोगों का इतलाक इसका किन लोगों पर होगा, किस बुनियाद पर गिरफ्तारी की जाएगी और क्या इन्हें किसी मुताल्लिका अदालत में भी पेश किया जाएगा गिरफ्तारी की सूरत में? अकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके अगर स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखें जो नेशनल असम्बली में हमने ये पेश किया वो रेलेवेंट कमेटी को रेफर कर दिया गया है। उसमें आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और रद्दल फसाद था और ये 2016 में एक सनसेट क्लॉज के साथ आया था और इंसर्ट हमने किया था, अभी उसी को हम री इंसर्ट कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि टेररिज्म में और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में एक बड़ी सर्ज आई है। आज ही का अगर जिक्र कर लें तो मसलूंग में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, बच्चों का स्कूल का वाक़या था। तो आए रोज़ जो है दहशतगर्दी की जो मामलात हैं, वो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसमें बेइंतहा इजाफा हो रहा है। तो इसी हवाले से हमारी ये सोच थी कि क्योंकि उस टाइम 2014 में जब ऑपरेशन हुआ तो बड़ा इफेक्टिव था और अभी भी जो है ये इसको रीइंसर्ट इसी सोच की वजह से किया जा रहा है। और कतन बिल्कुल आपको बता दूं कि आपका इशारा मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये किसी सियासी जमात के लिए नहीं है, किसी सियासी लीडर के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है दहशतगर्दी से निमटने के लिए, दहशतगर्दी के नासूर से जान छुड़ाने के लिए जो एक प्रीएम्प्टिव मेजर्स में जो एक मेजर आता है वो ये है डिटेंशन के हवाले से, जहां क्रेडिबल कोजेंट हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और एविडेंस होगा तो वहां पे ही इसका इतलाक होगा। और ये प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर है और प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपके सामने है। टीटीपी इज वन ऑफ दोज जो लीडिंग है, जो पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके सरफहरिस्त हैं वो, और वो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। तो इसमें किसी के फंडामेंटल राइट्स को कर्व नहीं किया जा रहा। जहां सिविल आर्म फोर्सेस की बात है कि अगर वहां पे वो डिटेन करेंगे तो उसमें फिर एक JIT तश्कील दी गई है और JIT में बड़े सीनियर लोग हैं और JIT उसको रेगुलरली रिव्यू भी करेगी। 3 महीने है और 3 महीने के बाद इनिशियल 3 महीने के बाद फर्दर 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन इसमें इंश्योर किया गया कि आर्टिकल 10 जो आईने पाकिस्तान का है उसमें किसी के ड्यू प्रोसेस को निपटने के लिए फौजी अदालतों की भी बात की जा रही थी और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि इस हवाले से 27वीं तरमीम लाई जाएगी। और पिछले दिनों जब आप प्रोग्राम में मौजूद थे तब भी इस हवाले से हमने बात की थी। KPK और बलूचिस्तान के लिए फौजी अदालतें बनाई जाएंगी, तो इस पर काम शुरू हो गया है अकील साहब? देखिए, अभी फौजी अदालतों के हवाले से तो नहीं, क्योंकि अभी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ऑब्वियसली हैं और ये एंटी टेररिज्म एक्ट में ही हो रही है। उस टाइम बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स का था जब तरमीम आई थी, लेकिन अभी इस वक्त ना तो मिलिट्री कोर्ट्स की कोई बात हो रही है, ना ही कोई मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने की बात हो रही है। और बिल्कुल 2 सूबे हैं, बलूचिस्तान और KP। बिल्कुल राना साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, मेरी नज़र से भी गुजरी है, लेकिन जो बलूचिस्तान और KP में ही ज़्यादा वाक़यात आपको देखने में मिल रहे हैं और वहाँ पे एक टेररिज्म में सर्ज आई है और उसको ही रोकने के लिए जो है हमने ये मेजर अपनाया है और ये चीज़ इंट्रोड्यूस की। अब ये कमेटी को रेफर हुई है, कमेटी में बहस होगी, उसके बाद सेनेट में होगा। तो ये कानून बनने से पहले जो है कहानी। अच्छा अकील साहब, सेनेट कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है। JUI को ऐसा लगता है सर कि हुकूमत अपनी मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट पे लाना चाहती है, अब जो अक्सरियत है उसे आप अकलियत में बदलना चाहते हैं सर? नहीं किरण साहिबा, देखिए बड़ा ही गलत तासुर दिया जा रहा है और इस तासुर को ज़ाइल होना चाहिए। और उसकी वजह यह है, सबसे पहले तो आप JCP की कॉम्पोजिशन देखें कि जजेस लगाने हैं जिसने हैं वो सबसे पहले आपके चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद आपके 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, फिर जो सीनियर जज होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के वो हैं, इसी तरह अपोजिशन के 2 वोट्स हैं, ऑपोजिशन के 1 सेनेटर होंगे, 1 MNA होंगे, एक सिविल सोसाइटी से होंगे या वो खातून होंगी या माइनॉरिटीज़ में से होंगे जो सेनेटर बनने के अहल होंगे, लेकिन स्पीकर उनको नॉमिनेट करेगा तो वो हुकूमत के खाते में तो नहीं पड़ सकते। अब हुकूमत की गिन चुन के 4 वोटें हैं, 1 सेनेट की है, 1 MNA की है
और एक लॉ मिनिस्टर की है और एक अटॉर्नी जनरल की अगर डाल दें तो कहाँ 4 वोटें और कहाँ बाकी दीगर मेजॉरिटी की वोटें, तो ये अगेन जजेस को पूरा राइट होगा। और ये हम कतई नहीं कह रहे कि हमने अपनी मर्जी के कोई जज लगाने, हम लगा ही नहीं सकते। अगर वोटों के ही हिसाब से ये तनासब से देखा जाए तो हुकूमत के पास तो सिर्फ 3 से 4 वोटें हैं, दीगर वोटें तो पाकिस्तान बार काउंसिल और ये जितने भी बाकी सिविल सोसाइटी की हैं या जजेस की हैं या अपोजिशन की हैं, ये एक साइड पे हो तो हम किस तरह जज लगा सकते हैं। एक बात जरूर है, मैं ये जरूर कहूंगा कि जज की तादाद के हवाले से जो आपने सवाल किया वो एक बिल्कुल ज़ेर गौर है, क्योंकि फिल वक्त अगर आप 26वीं आईनी तरमीम को देखें और उसमें जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का और कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो इस नंबर ऑफ जजेस विद 17 जो जजेस हैं, 17 जजेस हैं, इस नंबर के साथ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बन सकते। जाहिर बात है आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है ताकि आप इजी एक्सेस टू जस्टिस जो है या इम्प्रूव्ड एक्सेस टू जस्टिस जो है उसको इंश्योर करें, जो एसेंस है 26वीं आईनी तरमीम की, या आप रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें जो एसेंस है इस आईनी तरमीम की, और इसी तरह आप फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं और फर्दर प्रोटेक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आईनी मामला जो हैं वो आईनी बेंचेस में जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस भी आज सेनेट में पेश हुआ और खबरें फिर इसी तरह की थी कि इस हवाले से भी कोई एक अलग तरमीम लाना चाह रही है हुकूमत। तो अब क्या कर रहे हैं सर, क्या उसके ऊपर काम चल रहा है या उसे मौखर कर दिया गया, अब जो ऑर्डिनेंस आ गया है इसी से ही काम चलाया जाएगा? नहीं किरण साहिबा, इसमें असल में रिक्वायरमेंट है लॉ की कि कभी भी जब एक सदारती ऑर्डिनेंस आता है उसको उसकी लाइफ स्पैन होती है 90 डेज, और वो 90 डेज के अंदर अगर आप उसको आगे लेके जाना चाहते हैं और अगर वो लैप्स खुद ही ऑटोमेटिकली ना हो जाए तो उसमें आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। और अभी फिर हमने आर्टिकल 89 के परसूएंट जो है इसको प्रेजेंट किया है, सेनेट में प्रेजेंट हुआ है, कमेटी में रेफर हो चुका है, हमारे पास ये मंडे को प्रेजेंट होगा एक्सपेक्टेडली, और उसके बाद इसमें देखेंगे, क्योंकि इस आईनी तरमीम का असर और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और इस ऑर्डिनेंस के ऊपर जरूर आ रहा है। और उसमें क्योंकि सेक्शन 3 जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, उसमें 184(3) का इख्तियार जो है वो उस हवाले से कि वो कमेटी डिसाइड करेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनने के बाद वो कमेटी जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं हो सकता। ये इख्तियार जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो उसके पास होगा। तो अभी तक तो ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, और उसमें भी जब भी कोई आईनी तरमीम होती है या लेजिस्लेशन होती है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट सबऑर्डिनेट और सपोर्टिव लेजिस्लेशन, यानी ये अमेंडमेंट अंडर कंसीडरेशन है। जी बिल्कुल है, क्योंकि 184(3) का जो इफेक्ट है वो तो अब चला गया सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास। तो ये कमेटी जो है वो उसका मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो इख्तियार नहीं रखती, और उस कानून में या तो सेक्शन 3 ओमिट होगा या फिर उसी में ही कोई अमेंडमेंट आएगी सेक्शन 3 के अंदर कि 184(3) के हवाले से क्या करना है, क्योंकि वो तो सारा इख्तियार जो है वो 191A में आ चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास, जो नई इंसर्शन हुई है नए आर्टिकल की। कानूनी मामलात पे मुआवनत की है आपने, अब लगे हाथों जरा आप ये भी बता दीजिए, ये आदिल बाज़ई के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तीसरा खत लिख दिया है, तो सर क्या इतनी जल्दबाजी है और क्या वजह है? पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस दिया, उस शो कॉज नोटिस का कोई जवाब भी आया उनकी तरफ से? देखें उनका मीडिया पे जवाब आया है, और एक नहीं उनको 12 दफ़ा बताया गया, ज़बानी कलामी भी बताया गया। अदरवाइज उनको जब मनी बिल था, जब बजट पेश हुआ उसमें भी उन्होंने वोट नहीं दिया, तो ये तो उस वक्त से था और उनको तांबे किया गया था और बताया गया था कि आपने उस टाइम बजट में भी वोट नहीं दी, या दीगर जो आप अपोजिशन के बेंचेस पे जाके बैठ रहे हैं ये आपके एफिडेविट की खिलाफ वर्जी है और आपकी पार्टी की एफिलिएशन की खिलाफ वर्जी है। तो 63(1)(f) जो है वो आप पे इतलाक होता है डिफेक्शन का। तो उस पर फिर हमने जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो उनको एक तो शो कॉज भी दिया और उसके बाद फिर रेफरेंस भी बन गया, और रेफरेंस बन के स्पीकर साहब को भेजा, तो स्पीकर साहब ने आगे फिर उसको फर्दर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया, और एक नहीं 2 दफ़ा उन्होंने भिजवा दिया है, एक रिमाइंडर भी भिजवाया। तो गालबन पिछली 21 तारीख थी, 21 अक्टूबर, 2 दफ़ा उन्होंने भिजवाया और उसका रिमाइंडर भी भेजा कि उस पर आप जो है इनको डीसीट करें,
क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से भी आ चुका है और डिफैक्शन इस दफा भी नैनी तरमीमी में भी वोट नहीं दी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अकील साहब, अब क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी भी आई है आज, वजीर इत्तलात ने सुनाई है, तो इस हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बात करूं। कतर की जानिब से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने जा रही है, ऐसा बताया वजीर इत्तलात ने। तो ये कब से हो रहा है, कहाँ हो रही है सरमायाकारी, कैसे हो रही है? देखिए बिल्कुल पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सऊदी अरेबिया के बाद, क्योंकि 27 MOUs यहाँ पे साइन हुए, उसके बाद 5 और साइन हुए और 5 पे तो काम भी शुरू हो गया, वो मटेरियलाइज भी हो गए। तो टोटल सऊदी अरेबिया के साथ तो 34 MOUs हो चुके हैं और उन्होंने खुद ही ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम पाकिस्तान दोबारा आएंगे, इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात और विजिट था कतर का, वहाँ पे 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है मुख्तलिफ फील्ड्स में, एनर्जी की फील्ड में, माइंस एंड मिनरल्स की फील्ड में, IT की फील्ड में, और वहाँ पे बड़ा एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है और उनका एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ या अर्ली दिसंबर जो है उनका एक वफ्द आएगा इन्वेस्टर्स का, जो कि यहाँ पे आके वेरियस फील्ड्स में देखेंगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट उनके लिए फीजिबल है और दोनों ममालिक के लिए जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल और म्यूचुअली फीजिबल हुआ, बेनिफिशियल हुआ। हम दुआ गो हैं सर, ये जो कतर के साथ मुआहदे हो रहे हैं या सऊदी अरब के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी मईशत में एक ज़बरदस्त और खुशगवार तब्दीली लेकर आए। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो JUIF और PTI के दरमियान खुशगवारियत थी, वो क्या वज़ीर आला के स्टेटमेंट के बाद नागवारियत में तो तब्दील नहीं होने जा रही है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।